खाना खा के आइए, आराम से एकदम गुड़ चना खा के आइए, 12-1 बजे तक बैठिए, एकदम 2 बजे तक आराम से ही है, तो कर बाद जाइए। तब लगेगा कि दिन भर कुछ तने मनी पढ़े हैं। और जिस दिन क्लास नहीं रहता, सवेरे 8 बजे तक लोग सोते हैं, क्लास रहेगा तो कम से कम टाइम से जग जाना हर मेंटेन रहता है ना। 2-2:30 बजे तक यहाँ से कंटिन्यू आप पढ़ के जाइएगा, तो लगेगा कि अब शाम में कुछ कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए, हाँ, कॉन्फिडेंस अंदर से मोटिवेट रहिएगा, अपने आप को लगेगा कि ना अच्छा कुछ किए हैं। आप रात्रि के समय सोते समय अपने आप से एक प्रश्न पूछ के सोइए कि आज हम क्या किए हैं, आज अच्छा से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, आज क्या क्या पढ़े हैं। अगर जवाब आता है कि आज बहुत अच्छा पढ़ाई हुआ, सेट भी बना लिए, डिस्कशन भी कर लिए, क्लास भी कर लिए, होमवर्क भी पूरा कर लिए, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया, तो लगेगा कि हाँ अब आराम से नींद भी आ जाएगा। लेकिन माइंड जिस दिन ना करने लगा कि आज आज तो गड़बड़ हो गया, कल से करेंगे, तो समझिए धोखा दे रहे हैं अपने आप को। जैसे ही बताने लगा, जज करने लगा कि आज थोड़ा गलती हो गया, इधर चल गए उधर चल गए, आज नहीं पढ़ पाए, तो समझिए कि नहीं। डेली खाली बस सोते समय इतना ही अपने आप से पूछिए कि आज हम क्या किए हैं, आज ठीक से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, जो मेरा उद्देश्य है पटना नौकरी के लिए आया है, उस उद्देश्य पर आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। पूछिए, एकदम फ्रेश नींद आएगा अगर पढ़ के जाए होइएगा तो। और अगर नहीं पढ़े होइएगा, क्लासों छोड़ दिए होइएगा, खाली यूट्यूब देखते रह जाइए, खाली फिल्म देखते रह जाइएगा, तो समझिए कि नींदो जल्दी नहीं आएगा। माइंड अगर निगेटिव आंसर देगा तो नींद भी अच्छा से नहीं आएगा, फिर सवेरे भी डिस्टर्ब रहेगा। इसीलिए अच्छा से पढ़ के सोइए, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। हम तो बिना पढ़ले सोइएगा तो जल्दी कहते नींदे नहीं आता। पढ़वे नहीं किया दिन भर तो नींद कोची से आएगा। दिन भर पढ़ रहिएगा, पढ़े का इच्छा ही समाप्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा। आयो, अब देखिए सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़िए। जैसे मान के चलिए पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, नींद आने लगा, मन नहीं लग रहा है, बालकोनी में गए, आप आंख पानी वानी मार लिए, जाकर मैथ बना लिए। कोई बात नहीं, मैथ बनाते बनाते इरिटेट हो गए, चलो कोई बात नहीं, फिर पानी मार लिए, पानी वानी पिए एक आध गिलास, अगल बगल गए, दीपक जी से बगल में लो जी से बतिया, काजी का हाल चाल है, फिर आ गए, फिर साइंस पढ़ने लगे, दूसरा सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ने लगे। ऑटोमेटिक आपको खींचा जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही। अब मोबाइल को एकदम पलट करके रख दीजिए, बढ़िया से पढ़िए, देखिए कि हाँ अच्छा खासा पढ़ लिए, तो फिर मोबाइल पलट लीजिए। और स्टेटस मत देखिए, एक बार मोबाइल देख लीजिए किसका फोन ऑन आया, 2-4 मिनट ज़्यादा ज़्यादा, फिर उसके बाद लग जाइए। सोचिए कि एक के बार सवेरे बैठल है सब फाइनले कर दें, वो गलत बात है, वैसा हैबिट सही नहीं रहता। अब एक के बार बैठ गए, दिन भर खाली बैठल हैं, सब बैठल हैं वैसे मत करिए। 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए, उसके बाद फिर थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, कोई बात नहीं, पानी वानी पीजिए, घूम लीजिए, उसके बाद फिर करिए। और सवेरे सवेरे अगर आपको नींद आता है तो सवेरे सवेरे ज़्यादा कुछ नहीं, पानी में थोड़ा सा देर तक आंख डुबाइए, और कुछ मीठा चीनी उनी रखिए, थोड़ा सा चीनी मुंह में डालिए, एकदम मन फ्रेश लगने लगे, चलो पढ़ने लगे, ऑटोमेटिक लगने लगेगा। अब रात भर जो जागल रहेगा वो कहे कि हम सवेरे जागबे करेंगे 4 बजे भोर में, तो जबरदस्ती ना हो गया जी। रात में सो लीजिए, सूतने का चीज है ना रात में। हाँ, आराम से एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया से नींद लेकर के जगिए ना, पढ़ने का मन करेगा। और नहीं तो अगल बगल किसी को देखिए जिसका नौकरी हो गया, कितना बिंदास रहता है, ना तो किसी का टेंशन है, खाली ऐसी अच्छा अच्छा स्टेटस लगाते रहेगा, घूमते रहेगा, कोई दुनिया का टेंशन उसके पास रहता है। और वो करेगा तो सब आधा टेंशन पैसा सोल्व कर देता है। जिसको वो फोन करेगा फटाक फटाक सब कोई पैसा भेज देगा। पैसा की जरूरत पड़ गया, देखो ना भाई, 10 को यार मिल जाएगा अपना बैच में, सब कोई नौकरी वाला है, सर्किल भी बन जाता है नौकरी वाला से। 5,000 तुम दे दो, 10,000 तुम दे दो, फटाक से 50,000 व्यवस्था हो गया। अभी आप मांगिए तो 5,000 खोजना बड़ा मुश्किल होगा। वो है रूम पार्टनर जिसका नौकरी है वो नहीं देगा, कहे कि मेरा यूपीआई नहीं काम कर रहा है, कहे कोई बात नहीं कैश दे दो, तो जहां वहीं कैश हम रिसीव करवा लेंगे। ओकर बाद भी कहेगा ना कि ना कि आज ईएमआई कटे वाला है, 5-6 को लोड पहले ही से टेंशन सुना देगा कि बड़ा टेंशन है यार। हाँ, तो कुछ ना कुछ आपको ऑब्जेक्शन लगा ही देगा। तो आप सोचिए वैसे वैसे लोग को। आइए पॉइंट देखिएगा आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू, हाँ वही पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से लेकर के 64 तक, 1947 से लेकर 64 तक, क्लियर है। सबसे लंबा समय तक ये कार्यकाल पर रहे। देश के आजाद के पहले जो प्रधानमंत्री बने हैं आजाद भारत के, वो कौन? ये लोकल आदमी नहीं थे, ब्रांड आदमी थे, माने पैसा कौड़ी वाला बहुत थे, है ना। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, 1965 वाला युद्ध झेले हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री। 1966 के अकाल झेले हैं कौन?
विकट परिस्थिति में देश को बचा के रखे हैं। समझ सकते हैं आप। 1962 में तुरंत युद्ध हुआ था, तो क्या खाली 1962 प्रभावित हुआ कि आसपास और प्रभावित हुआ होगा? चाइना लड़ा था ना जी। अब बताइए, नेहरू जी के जाने के बाद लाल बहादुर शास्त्री बचे। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने 64 में, तो 2 साल में एकदम पूरा युद्ध का भरपाई हो गया था। नुकसान बहुत दिन तक सहना पड़ता है ना। अब तुरंत 65 में युद्ध हो गया, तो जितना संसाधन था सब तो खत्म हो गया युद्ध में। और ऊपर से प्रकृति का कहर बरसा कि 66 में भयानक अकाल। आज भी गांव में बुजुर्ग सबसे होंगे, उनसे पूछिए कि 66 का अकाल देखे हैं। लोग कहते हैं बुजुर्ग लोग कि कुर्थी और मसूरी तक नहीं अंकुरा था, इतना अकाल। अकाल का मतलब धान गेहूं खाली नहीं, कुर्थियों खेसारी मसूरी चना कुछ नहीं अंकुरित हो रहा था। वो भयानक अकाल झेले हैं। वैसा परिस्थिति में देश में राष्ट्रीय आपात नहीं लगने दिए, देश में वित्तीय आपात नहीं लगने दिए। कौन? लोग कहते हैं कहानी में कि लाल बहादुर शास्त्री पीएनबी से वो कार लिए थे लोन पर, लोन भी नहीं चुकाए थे, लास्ट में उनका बाल बच्चा लोन चुकाया। इतना ईमानदार प्रधानमंत्री। 1966 के अकाल में अमेरिका को कहे कि भाई जी खाने पीने के लिए हम लोग के यहाँ संसाधन दिक्कत है, गेहूं वगैरह भेजिए। अमेरिका भेज दिया। कैसा गेहूं? तो सब डुप्लीकेट टाइप का, गाय के खाए वाला खराब गेहूं भेज दिया। जो गाय सुअर खाता था वहां वो सब भेज दिया। कहा कि अरे बाट रे बाट, दोस्तों दगाबाज हो गया, ऐसा ऐसा भेज रहा है। कहा कि उन्हें सीमा पर जवान लोग परेशान है, इन्हें किसान खेती नहीं हो रहा, किसान परेशान है, और रीढ़ है स्तंभ है हिंदुस्तान का, ये सब ऐ सब जो है से कि परेशानी रहेगा। कैसे होगा? नारा दिए जय जवान जय किसान, कि बॉर्डर पर जवान जय जयकार करिए, यहाँ खेत में किसान जय करिए। तो लोग को मोटिवेट हो गया। किसान सोचा कि अरे जवान लोग बॉर्डर पर अपना जान दे रहे हैं हम लोग की सुरक्षा के लिए, तब तो जवान के लिए खाना उपज करना होगा। माने लाट कुड़ी से, लाट कुड़ी समझ रहे हैं ना, कुआं से पानी निकाल करके किसी तरह से पैदा कर दिया कि लोग खाने से ज्यादा बेचने भर हो गया। आके ले जाइए जवान, सब खाइए एकदम आराम से। और जवान को भी लगा कि अरे ये तो किसान लोग हम लोग के लिए पैदा कर रहे हैं, हम लोग उन लोग की रक्षा नहीं करेंगे। 65 के युद्ध में तो हल्का मचा कर रख दिया था, है ना। और उस 65 में पाकिस्तान लड़ा था ना, 62 में चीन लड़ा था। उसके बाद जवान भी बॉर्डर पर तैनात रहा कि कोई युद्ध नहीं जल्दी हुआ। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया, है ना। आ गई इंदिरा गांधी। 66 से लेके इंदिरा गांधी जो है से कि 1966 में प्रधानमंत्री बन गई। जे पिताजी के क्रेडिट पर, जैसे लालू प्रसाद यादव जी के क्रेडिट पर तेजू तेजायस नहीं कर रहे हैं, पिताजी के क्रेडिट था। हाँ, सम्राट चौधरी भी, बड़े बड़े लोग, बहुत सारे, मैक्सिमम लोग पिताजी के क्रेडिट को ही नेता में पड़े हुए। चिराग पासवान देख रहे हैं, तो वही बात है। तो पिताजी के क्रेडिट पर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो लोग इनको गूंगी गुड़िया कह रहे थे। ये क्या करेगी, पिताजी के क्रेडिट पर बनी है, कुछ कर पाएगी ये? लेकिन कही थी कि हम बड़ा बड़ा कोई काम करेंगे, डायरेक्ट TR3 TR4 देंगे, बड़ा बड़ा काम करेंगे, हमको सरकार में लाइए। कौन प्रॉमिस करती? हैदराबाद में एगो प्रीवी पर्स एक्ट चलता था, RBI से भी बाहर उन लोग काम करता था, टैक्सेशन का कोई समस्या नहीं था, बहुत अथाह पैसा था। प्रीवी पर्स एक्ट समाप्त कर दी। कौन? इंदिरा गांधी। 1971 वाला बांग्लादेश को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान से लड़ गई। समझ सकते हैं, बांग्लादेश को मुद्दा बना के पाकिस्तान से लड़ गई, अपना झगड़ा नहीं था, बांग्लादेश तरह से खड़ा होकर लड़ ली, है ना। देखा कि अरे तो बहुत बड़का बड़का काम की। तो गूंगी गुड़िया को शक्ति महिला, शक्ति स्थल इनके समाधि स्थल को कहते हैं ना। मोरारजी भाई देसाई 77 से 79, चौधरी चरण सिंह, हाँ 79 से 80, वो 6 महीना से कम। चौधरी चरण सिंह के समय संसद में एको बार ही नहीं गए थे। कहाँ नहीं गए थे? तो मौका ही नहीं मिला। 2 अधिवेशन के बीच अंतराल मिनिमम 6 महीना का है ना, तो इनको बैठक का मौका नहीं मिला। इंदिरा गांधी फिर बनी, कब से? राजीव गांधी। कई सारी, इतना इसलिए याद करना पड़ेगा। तो हाँ, कभी कभी घटनाएं पूछता कि किसके समय हुआ था, तो किसके समय हुआ तो याद रहेगा तब ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह, खाली समझना है कि राजीव गांधी के बाद बने हैं। चंद्रशेखर, समझना है कि ना टिक लगाइए, चंद्रशेखर छोड़ दीजिए, ना जरूरी है। PV नरसिम्हा राव टिक लगाइए। क्यों? क्योंकि इसी के समय बहुत सारा काम हुआ है। जैसे देखिए पंचायती राज, नगर पालिका, है ना, इन्हीं के समय में।
अटल बिहारी वाजपेयी 96 से 1996, यानी शुरू में मात्र 13 दिन के लिए बने थे ना। हाँ, 13 दिन के लिए शुरू शुरू। तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी 96 में पहली बार आया था, ही समझना आपको। आगे जाइए, अटल बिहारी फिर वाजपेयी आ गए 98 से 1999। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए 99 से 2004। मनमोहन सिंह, डेट नहीं खाली ईस्वी, 4 से 14। अब मोदी जी 14 से, हाँ, 2 डॉट पूरा हो गया, तीसरा डॉट में है। अब आगे कई गो डॉट खिंचाएगा इसका गारंटी नहीं है। अभी से लेकर मृत्यु तक। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? जवाहरलाल नेहरू का। एक ऊपर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर एक लिखा होगा। पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पद से त्याग पद देने वाले प्रधानमंत्री। 2 लिखा होगा मोरारजी भाई देसाई के ऊपर, इसीलिए मोरारजी भाई देसाई, इसीलिए लिखा हुआ है ना। लोकसभा का सामना कभी नहीं किए थे प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह। हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे गैर कांग्रेसी माने कांग्रेस के अलावा, जैसे दूसरा पार्टी से। हाँ, गैर बीजेपी माने बीजेपी के अलावा। आई आगे, जनता पार्टी के सरकार था, जनता पार्टी के मोरारजी भाई देसाई थे। मुस्लिम लीग के ना। मुस्लिम लीग कहाँ से समझ रहे हैं जी? आजाद हो गया, होने गया मुस्लिम लीग, पाकिस्तान चला गया तो वहां कैसे रहेंगे? माने जो मन आता है वो कर देते हैं सर। हाँ, अकाली दल है। आ गया, देखिए। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव से मतलब कि इनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कि आपके पास बहुमत नहीं है। पद ग्रहण करते समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। माने ना लोकसभा के थे ना राज्यसभा के, लेकिन 6 महीना के भीतर ग्रहण कर लिए होंगे। ये बात होता है, बन सकता है लेकिन 6 महीना के भीतर किसी सदन का ग्रहण करता। सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी के। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य HD देवगौड़ा। समझ में आ रहा बात? कहता परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था ना, उस समय प्रधानमंत्री कौन? अरे भाई, 1974 में ईस्वी दे रहे हैं। अब वह बताइए कि कौन प्रधानमंत्री? जब पहली बार 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं तो 1974 में कैसे बन जाएंगे? इंदिरा गांधी। 77 तक इंदिरा गांधी। तो ये बात समझने वाली बेहतर है। 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। है समझे? यहाँ फंसना नहीं है। कहला का पहला परमाणु परीक्षण और दूसरा परमाणु परीक्षण, पहला 1974 में, दूसरा 1998 में। 1998 में, 1999 में कारगिल वार। कारगिल वार में लोग ऐसी बता देते, कार्टून बनाया जो भी हो। अमेरिका के राष्ट्रपति फोन किया था इनके पास, कहते हैं लोग कि अटल बिहारी वाजपेयी के पास के पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम परमाणु बम हिंदुस्तान पर छोड़ेंगे, इसलिए जो है से कि बोलिए कि पीछे हट जाए कारगिल छोड़ करके। कहे कि हम 25% हिंदुस्तान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बता दीजिए मुशर्रफ को कि कल का सूर्योदय नहीं पाकिस्तान देखेगा। अब क्या है नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग, है ना। आगे लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब ऐसे बोले होंगे चाहे जैसे बोले होंगे। आगे आ जाइए। मजाकिया अंदाज में तो एक बार कहे थे, लाहौर में प्रेस रिपोर्टर महिला थी, पूछी कि आखिर बताइए आप शादी विवाह नहीं किए हैं, कि हम अगर आपके साथ शादी करेंगे तो मुंह दिखाई में हमको कश्मीर चाहिए। बोले कि ठीक है, दहेज में हमको पाकिस्तान चाहिए। आगे आइए। तो लोग बोल देते हैं ऐसे। अटल बिहारी वाजपेयी पर अभी कोई दाग नहीं लगाता है, लोग विपक्ष वाला भी तारीफ करता है। आइए देखिए, 3 प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, तीनों का मृत्यु पदावधि के दौरान हुआ था, माने कार्यकाल में। और चौथा, ऐसे क्या कर रहे हैं? 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी का उनकी पदावधि के दौरान माने कार्यकाल में ही मृत्यु हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था।
भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था। कोई कोई कटाक्ष करता है कि इनको मरवा दिया गया था, अलग बात है, क्या हुआ था नहीं पता। उज्बेकिस्तान। मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। गुलजारीलाल नंदा 1964 ईस्वी में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। कार्यवाहक मैंने समझ गया ना, प्रधानमंत्री के पद खाली था। भारत के पहला उप प्रधानमंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। अब गृह मंत्री के पास ही उप प्रधानमंत्री को भी माने पद उद रहता है। समझ में आया बात? अभी लोग ऐसा राजनीतिक में व्यवस्था है, जब अटल जी का मृत्यु हो गया तो लोग कहते हैं कि अटल जी ठीक थे। अब आडवाणी जी का मृत्यु हो जाएगा तो कहेंगे आडवाणी जी ठीक थे। जिंदा रहने में तारीफ लोग नहीं करते हैं। आगे आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री कितने प्रकार के? 1 नंबर कैबिनेट मंत्री, 2 नंबर राज्य मंत्री और 3 नंबर उप मंत्री। मंत्री 3 प्रकार का होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है। कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है, मतलब सर जैसे रेलवे एक विभाग है, रेलवे में कई गो मंत्री हो सकते हैं। शिक्षा एक विभाग है, शिक्षा विभाग में कई गो मंत्री हो सकते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, कई गो मंत्री हो सकते हैं। लेकिन जो शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होगा वो कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। रेलवे विभाग का जो अध्यक्ष होगा वो रेलवे का कैबिनेट मंत्री कहलाएगा। तो वही है, कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होता है। अब प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री यानी सभी विभाग का अध्यक्ष मिला करके मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। इसका मतलब मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है? कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा, अभी तक मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार चर्चा हुआ है, अनुच्छेद 352 में, और कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का चर्चा नहीं। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय पद लागू करेगा, अनुच्छेद 352 कहता है। मंत्रिमंडल बराबर कैबिनेट प्लस प्रधानमंत्री। एक मंत्री परिषद होता है, सब कहीं भी मंत्री परिषद लिखा हुआ। मंत्री परिषद कहीं भी लिखा हुआ है ना। मंत्री परिषद में सब मंत्री शामिल होता है, जितना भी मंत्री है सब मंत्री को मंत्री परिषद कहेंगे। इसका मतलब कि ज्यादा बड़ा मंत्री परिषद है कि ज्यादा बड़ा मंत्रिमंडल है? मंत्री परिषद में बहुत ज्यादा संख्या है, जबकि मंत्रिमंडल में बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। प्रधानमंत्री कैबिनेट खाली है ही है, एक में राज उप सब रहता है। समझ में आ गया बात? चलिए आगे है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता। लोकसभा में बहुमत दल का नेता सामान्यतः प्रधानमंत्री होता। लोकसभा का नेता का बहुमत इसी का, तो जिसका बहुमत होगा वह ना नेता है ना। तो सबसे पीछे है उसका, उसके साथ कोई नहीं है, वो कह रहा है कि हम ही नेता है, चलेगा जी? बहुमत होगा, जो कह रहा है कि जुलूस इधर ले चलिए तो लेके चल गया, जुलूस मोड़ दीजिए, मोड़ दिया, तब ना कहेंगे वो नेता है। ना तो सबसे पीछे कह रहा हम ही नेता है, कह रहा इधर चलिए तो जा रहा उधर। तो नेता है बहुमत दल के नेता होता प्रधानमंत्री। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए, माने सत्र बुलाने के लिए, राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए, सत्र समाप्त करने के लिए, माने सत्रावसान करने के लिए परामर्श देता है। कौन? वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का सिफारिश कर सकता है। लोकसभा का विघटन करने का सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? प्रधानमंत्री। हाँ, दोनों में से कुछ बन के देख लीजिए, फायदे है ही आगे। कुछ बनिए, फायदे करे, ज्यादा फायदा क्या बनने में है? बिहार पुलिस निकाल लीजिए, उसमें भी फायदा है। प्रधानमंत्री सभा के पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री जो सभा पटल पर सरकार की नीति की घोषणा करता है। सरकार का क्या पॉलिसी है, सरकार का क्या नीति है कि आगे कब तक हम लोग क्या करेंगे, सरकार नहीं होता है। चाहे कहे ना वो डिजिटल इंडिया हो, कार्बन उत्सर्जन कम करने का ही लक्ष्य क्यों ना हो, तो सरकार का जो भी पॉलिसी है कि कौन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, सरकार के नीतियों का घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का भी होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का होता है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। कौन? माने इतना डिपार्टमेंट पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता है सुनवाई। ये सब एकदम डिपार्टमेंट एकदम एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री वाला में एकदम फटाफट काम नहीं होगा,
आ गई। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच समाज के मुख्य कड़ी होता है, कौन अनुच्छेद? देखिए, संघ मंत्रिपरिषद के बाद अगर राष्ट्रपति तक पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति को कुछ अगर संघ मंत्रिपरिषद के पास मैसेज देना है तो किसके माध्यम से देगा? प्रधानमंत्री के माध्यम से। इसका मतलब कि राष्ट्रपति और संघ मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का काम, सेतु का काम कौन करता? ये दरोगा का पीटी का क्वेश्चन है 1275 का, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री के कार्य अनुच्छेद 78 में है। ठीक जैसे ही है वैसे ही राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के बीच में सेतु का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। ये अनुच्छेद 167 में है, यानी मुख्यमंत्री के कार्य 167 में। देखिए, 2-3 को अनुच्छेद के लिए आपके पास मैजिक है। क्या मैजिक है सर? देखिए, संघ मंत्री परिषद कौन अनुच्छेद में था? 74। 89 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 163। 163 में राज्य मंत्री परिषद है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन अनुच्छेद में है? 89 जोड़ दीजिए, 164 में मुख्यमंत्री का नियुक्ति। 164 में मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मंत्री परिषद 163 में। जैसे देखिए, महान्यायवादी है कौन अनुच्छेद में? 76 में, 89 जोड़ दीजिए। महाधिवक्ता है कौन अनुच्छेद में? 165 में। महान्यायवादी है 76 में, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, और राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। 165 में आ जाइए। तो 74 से हम लोग 76 तक आ गए हैं ना। अब 78 में क्या? अभी तुरंत देखिए आप, क्या 78 में? प्रधानमंत्री का कार्य है, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में सेतु का काम प्रधानमंत्री करता है। 78 में 89 जोड़ दीजिए, 167 आ जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्य है कौन अनुच्छेद में? 167। इतना आ गया ना या का? ठीक है ना। अच्छा देखिए, 72 में क्या है? केकर क्षमादान। देखिए तो आ रहा है का? 161 आएगा तब आ रहा है 161। राज्यपाल के क्षमादान कौन अनुच्छेद में है? 161 में। बुझाया? तो तनी मनी मैजिक के हिसाब से आप याद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सब में फॉलो नहीं करेगा, जो बताएं इसी में फॉलो करेगा। चलिए, पॉइंट क्लियर है ना? ये क्लियर है भाई। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारी, जैसे किसको? तो भारत का महान्यायवादी को नियुक्ति करने के लिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्ति करने के लिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष को, चुनाव आयोग के, वित्त आयोग के सदस्य को नियुक्ति करने के लिए परामर्श देता है। कौन देता है परामर्श? नियुक्ति सब करेगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहेगा, त्यागपत्र दे दो, खराब काम कर रहा है, नहीं होता है। जैसे कोई मान के चलिए, अगर रेल में दुर्घटना बड़ा हो जाता है तो नहीं कहते रेल मंत्री इस्तीफा दो। हाय 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 हाय, प्रोटेस्ट करने लगते हैं ना, रेल मंत्री इस्तीफा दो, रेल मंत्री इस्तीफा दो, प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो कहे कि इस्तीफा दे दो, है ना। कहे का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कहेगा, अथवा नहीं तो कहेगा राष्ट्रपति को कहेगा उसको बर्खास्त कर दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया, बर्खास्त भी करवा सकता है। कौन? वो मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करता। मंत्रिपरिषद की बैठक होगा तो मेन कौन है? प्रधानमंत्री ना, अध्यक्षता प्रधानमंत्री। अपने पद से त्यागपत्र दे दिए अगर प्रधानमंत्री, तो समस्त मंत्रिमंडल का बर्खास्त हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के सलाह से न सब मंत्री बना है, और वह पद त्याग दिया तो सब मंत्री समाप्त। हाँ, शून्य स्थिति हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है ना जी। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या उसका मृत्यु हो जाता है तो अन्य जितना भी मंत्री होता है कोई काम नहीं कर सकता। अन्य शब्द में कहिए कि प्रधानमंत्री का मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू का। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? वैसी पहली व्यक्ति रही है जो 2 अलग अलग अवधि में प्रधानमंत्री रही है। मैंने एक बार बनी, फिर बाद में हटा दिया गया। तो पहली देखिए क्या कह रहा है, पहली है, बुझे है ना? समझ में आया जी? अरे भाई, इससे पहले
अलग अलग अवधि में 2 कोई नहीं बना था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी वैसी पहली व्यक्ति रही हैं जो 2 अलग अलग अवधि में प्रधानमंत्री रही हैं। है समझ में? कौन? इंदिरा गांधी। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा का सदस्य थी। कौन सदन के? चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। वो रंगदार थे इसीलिए उपस्थित नहीं हुए, मौका ही नहीं मिला। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटा दिया गया क्योंकि सदन में लाया गया विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, जिस सफल हो गया अविश्वास, बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए कि हमारे पास बहुमत है, हटा दिया गया। एक आजकल में सबसे कम उम्र तक, कब से कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? मात्र कै दिन तक? 13 दिन तक इस्तीफा दे दिए थे। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा था। कितने समय तक? अगर रामविलास पासवान इस बार कार्यकाल पूरा कर लेते, जब मृत्यु हुआ पिछल का, तो रिकॉर्ड तोड़ देते इनका, लेकिन पहला ही चले गए। हाँ हाँ, तो रिकॉर्ड तोड़ देते ही रामविलास पासवान भी, लेकिन अब डेथ कर गए तो रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे? अब चिराग पासवान रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन? मंत्रिमंडल सचिवालय आ जाइए। ऑफिस समझते हैं कार्यालय? तो हर डिपार्टमेंट का एक सचिवालय होता है, तो मंत्रिमंडल का सचिवालय ऑफिस है, वही कह रहा है मंत्रिमंडल सचिवालय, यानी कि पीएमओ ऑफिस है ना। मंत्रिमंडल का सचिवालय है, कार्यालय है ना। तो मंत्रिमंडल सचिवालय देखिए। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष स्तर पर प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। मंत्रिमंडल जो सचिवालय ऑफिस है, प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव। इसी को मंत्रिमंडल सचिव भी कह सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट में मंत्रिमंडल है ना, है सब। तो मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव कहिए। ये देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी है। इससे बड़ा कोई सिविलियन अधिकारी? कोई कहेगा देश का सबसे बड़ा सिविलियन अधिकारी कौन है? कैबिनेट सचिव चाहे मंत्रिमंडल सचिव। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ पीटी में। आ रहा समझ में? ना समझ में आ रहा? जनरली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सब होता है, सचिव बनता है। आइए आगे। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है, जो रहेगा वही सिविल सर्विस बोर्ड का अध्यक्ष रहता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल के बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करता है। ये मंत्रिमंडल सचिवालय का काम क्या है? तो मंत्रिमंडल का बैठक के लिए लिस्ट तैयार करेगा। मंत्रिमंडल समिति के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करेगा। ऑफिस है सबके लिए, जाइए कोई दिक्कत है तो। यह विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करता है। ये मंत्रालय माने एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को लिंक करके रखता है। कौन? मंत्रिमंडल सचिवालय। नोट, मंत्रालय के लिए वित्तीय संसाधन, जो पैसा कौड़ी मिलता है शिक्षा मंत्रालय को, पर्यावरण के, तो ये नहीं देता। तो मंत्रालय के लिए वित्तीय संसाधन का आवंटन कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा नहीं। आइए, संघीय संसद लिखिए सरला, सस हो जाएगा संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, 79, 80, 81 सरला। संघीय संसद कहां से लिया? संसदीय व्यवस्था। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनता अनुच्छेद। संसद का अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन संसद का सदन है 2 लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा ये इसी को कहते हैं उच्च सदन, अस्थाई सदन, परमानेंट सदन, बुजुर्गों का सदन राज्यसभा, शिक्षितों का सदन राज्यसभा। आ रहा समझ में? द्वितीय सदन राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों के अधिक से अधिक संख्या कितना हो सकता है? राज्यसभा संरचना अनुच्छेद 80 में, ये ना। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना? राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए?
30 बरस, 30 बरस। अब अधिकतम की कोई सीमा? कहेगा राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र, कोई सीमा नहीं है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव समझ चुके हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, 4 गो के निर्वाचन समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है ना जी। तो ओकरे में ना राज्यसभा है ये। चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप माने कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। क्लियर? चलिए आगे आ जाइए। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है भाई जी? देखिए भाई जी कैसे होता है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। भारत में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये पॉइंट क्लियर है? यह समझाए थे। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कैंडिडेट खड़ा है, वोट देने जाएंगे तो पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस, चौथा चॉइस तक वोट देंगे। वो भी देंगे, सब कोई चौथा चॉइस तक देगा। और जो वोट काउंटिंग होगा तो पहले काउंटिंग होगा, पहला चॉइस जिसको ज्यादा वोट मिला है वो जीत जाएगा। ठीक है? हाँ 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 हाँ। आगे आ जाइए। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त है, फिक्स है। कौन चुनता है? तो राज्य के विधानसभा सदस्य द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। और कौन? तो इसमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं, यानी राज्यसभा का सदस्य को कौन वोट करता है? विधायक जी। और हम लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक लोग राज्यसभा सदस्य को चुन रहा है। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट हम लोग चुन रहे हैं कि इनडायरेक्ट? तो अप्रत्यक्ष होता है कि प्रत्यक्ष? आगे आ जाइए। मतदाता जो है चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशी को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता में मत देता है ना। वरीयता में पहला प्रायोरिटी देंगे इनको, अच्छा आदमी है, नहीं चलेंगे तो वो भी चलेंगे, वो कुछ ठीक है, उनसे थोड़ा सा खराबी है, सबसे खराबी है समझ में। अगला आदमी गया, सबसे जिसको खराब कह के आया तक आगे सबसे अच्छा ही है, क्योंकि उनका मौसा है। और बाद फिर आया, है ना। तो मतलब उस हिसाब से दे देता है लोग। तो जो प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा लोग चुनेंगे जिसको ना, 1 नंबर प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला होगा वही जीत जाएगा। जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मत का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित सूत्र, सूत्र उत्तर छोड़िए, यहीं तक देता है। सूत्र वगैरह छोड़ दीजिए, समझ में आ गया आपको। इतना भी ना पूछेगा सब, अरे ना पूछेगा, इतना भी टेंशन मत लेके चलिए। हाँ, जब मतगणना होता है तब उम्मीदवार के प्राप्त पहला वरीयता वोट गिना जाता है, ये ना। आगे क्लियर हो गया ना बात? आगे आ जाइए, हम बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। बस इसी जगह क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सीट हैं? अधिकतम राज्यसभा सीटों की संख्या 250 है, लेकिन अभी कितना है? इसमें 12 गो सदस्य को कौन मनोनीत किया है? राष्ट्रपति। ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव हो। बाकी 233 को सदस्य को कौन चुना है? संघ की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। माने इसको वोट कौन कौन दिया है? फिर विधायक जी। कौन चुने हैं? फिर विधायक जी चुने हैं, यही ना। समझ में आया? माने 12 को सदस्य हो गया राज्यसभा, एक में 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? हो गया 245 को, यानी 12 को राष्ट्रपति चुना है, मनोनयन कर लिया है, बाकी विधायक जी। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ 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 ना, टोटल मिला करके, जैसे कहने का मतलब सब विधायक मिल करके 250 गो, वो 12 को छोड़ के, 12 को छोड़ करके सब कोई वोट करता है। पूरा बिहार का जितना विधायक है सब विधायक वोट करेंगे। दूसरा, जैसे बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 गो है, तो 16 गो कैंडिडेट के लिए 16 जो सब विधायक वोट करेंगे। हाँ समझ में ना? बुझाया? हाँ ये, हाँ जाइए।
राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। ए उनको समझने दीजिए, मास्टर बन जाते हैं, उनको समझो जो पूछना है उनको। आपको बुझा रहा है क्या पूछ रहे हैं? बिना बुझाले ऐसी खाली सब गलती गलती कौन सी पूछ रहे हैं बताइए तो। हाँ वो क्या पूछ रहे हैं बताइए। रुकिए बारी बारी से अपने मत करिए। हाँ 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 हाँ। वो ये चुन रहे बोल रहे थे वो। हाँ जो है बोल रहे थे आप। जबरदस्ती बोलवा दीजिएगा, आइए आगे यहाँ। राज्यसभा का स्थायी सदन है, कैसा सदन है? स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। जो पूछना उनको पूछने दीजिए। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कोई पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल, भाग अभी तुरंत ना कहे कि राज्यसभा स्थायी सदन है। तो कौन तो अस्थायी सदन नहीं है? हम कहे राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। आ गई। राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी सदन है, परमानेंट है, कार्यकाल लेकर बातें नहीं है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, क्वेश्चन बढ़िया से देखिएगा एग्जाम में पूछेगा राज्यसभा का कार्यकाल, पहला ऑप्शन रहेगा 6 वर्ष। गड़बड़ा जाएगा ना। सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तब करना 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं करना है, अस्थायी सदन है ऑप्शन रहेगा जो कभी भंग नहीं हो सकता राज्यसभा। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायर करते हैं। माने राज्यसभा के सदस्यों का अगर मान के चलिए 245 सदस्य है, 245 एग्जाम्पल के तौर पर 245 का 1/3 प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर रिटायर करेंगे। उसके स्थान पर फिर 1/3 नया आ जाएगा, फिर आ जाएगा, है ना। कहिए कि जब सर पहली बार 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था तो 2 साल यानी कि 1954 ईस्वी जब आया तो 1/3 रिटायर होना होगा। तो 1/3 रिटायर होगा जो 1952 में बना है राज्यसभा का सदस्य, 54 में उसका 6 साल पूरा गया। तो कोई रिटायर होने के लिए कहिए कि रिटायर हो जाइए तो कोई होगा कहे कि आप ही का नहीं हो जाते हैं? होगा कोई? तो शुरुआत में तो समस्या हो गया होगा। हाँ हुआ था समस्या, इसीलिए क्या किया कि सभी राज्यसभा सदस्यों का नाम लिख करके एक घाड़ा में रख दिया गया और कहा कोई नाबालिग बच्चा को कि आओ भाई कम से कम गिनती उनती आना चाहिए। अगर मान के चले 1/3 सदस्य अगर 7 गो है तो कहा कि एक में से 7 गो गिन के निकाल दो। 7 गो नाम निकाल दिया, रिटायर कर गया। अगला फिर 54 के बाद फिर 56 में आया तो 7 गो निकला था तो चुनाई तो गया था। तो फिर 2 साल के बाद यानी कि 4 साल हुआ तो चौथा साल फिर वही जो बच गया था शुरुआत में 7 गो निकाल करके ओकरा में से फिर 1/3 को कहा कि बाबू गिन करके निकाल दो, निकाल दिया। इसका मतलब कि 2 बार निकल गया और अगला बार तो 6 साल पूरा हो गया ना, तो 2 बार लॉटरी सिस्टम हुआ है। ठीक है, समझ में आया? आगे आ जाइए। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति कौन अनुच्छेद के तहत? सभापति उपसभापति दोनों है 89 में। ध्यान रखिए सभापति 64 में भी है ना। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बात कौन अनुच्छेद का होता है? 64 भी कहता है और 89 भी कहता है। और राज्यसभा यथाशीघ्र अपने में से किसी सदस्य को उपसभापति चुन लेगा, सब वोटिंग करके अपने में से उपसभापति को चुन लेगा। अगर आगे 6 साल के बाद उसी का रिटायरमेंट आ गया तो उसी का अगर रिटायरमेंट आ गया तो फिर नया चुना होगा, तो फिर उस समय नया उपसभापति चुना होगा। यही ना समझे? मान के चलिए जो राज्यसभा के अभी सदस्य है उपसभापति चुना गया है तो उसका भी तो सदस्य का कार्यकाल 6 साल होगा ना। 6 साल के बाद जब वो रिटायर करेगा तो नया सदस्य चुन के आएगा, तो ऐसा नहीं कि उसके स्थान पर जो आया वही रहेगा।
फिर से चुनाव होगा उस सभापति का। जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। क्लियर है? मतलब कि जो उपसभापति जो उपराष्ट्रपति होता है ना वह सभापति भी होता है, वो पदेन होता है इसका मतलब। हाँ, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा, माने ऑलरेडी पदेन पद पर रहता वही पदेन सभापति। उपसभापति का पद रिक्त होना, उपसभापति पद रिक्त हो सकता है, नहीं हो सकता है, त्याग दे सकता है या हटाया जा सकता है। सब कौन अनुच्छेद? उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो अपना पद रिक्त कर देगा, कारण कि राज्यसभा का सदस्य ना उपसभापति होता है। आगे देख लिए क्या करा, सभापति को संबोधित करके कभी अपना त्याग पद दे सकता है, यानी उपसभापति कभी भी सभापति को त्याग पद दे सकता है, हट सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने सदस्यों को हटाया जा सकता है, माने सीधा सीधा कहिए ना, चाहे तो राज्यसभा भी उसको हटा सकता है। किसको? और लेकिन कितना दिन पहले कम से कम सूचना देना होगा? 14 दिन पहले। बात समझ में आ रहा ना? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है। 14 दिन पहले सूचना देना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर मान के चलिए आज सभापति को हटाना है, चाहे उप सभापति को हटाना है, तो आज सभापति के काम करेगा? नहीं। उप सभापति को आज हटाना तो उप सभापति के काम करेगा? नहीं। कारण कि अगर मान के चलिए 100 को सदस्य में से 50-50 कहेगा कि आधा कह रहा कि हटा दीजिए, आधा कह मत हटाइए, तो फिर निर्णायक मत का पावर रहता है सभापति के पास, वो कह दे कि हम नहीं हटेंगे नहीं हटाइए, कभी चाहे कि हटा दीजिए, इसीलिए उस दिन और रहबे नहीं करे, कार्य नहीं करेगा। जब सभापति उस सभापति को पद से हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा। कौन अनुच्छेद कहता है? 92। माने उस दिन नहीं रहेगा वो पद पर। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं, देखिए तो इंदिरा गांधी बनी है, HD देवेगौड़ा भी बने हैं ना, इंद्र कुमार गुजराल भी, मनमोहन सिंह भी, इस भी जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दिए कि राज्य सूची में जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो उस पर कानून संसद बनाती है अस्थायी। समझा दे रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रह सकता। अरे कि राज्यसभा चाहे तो इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, हर बार बढ़ा करके। ये क्या सर कह दिए, समझ में नहीं आया? देखिए, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल बनाती है ना कि राज्य सूची का विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया, तो उस पर कानून संसद बनाती है। लेकिन कौन अनुच्छेद के तहत? 249। एक क्वेश्चन निकल गया। अगर राज्य सूची का विषय है, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, कौन सूचित करेगा? राज्यसभा। ये कौन पारित करेगा कि राज्य सूची का विषय है तो ये राष्ट्रीय महत्व का है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देगा। हाँ, जो राज्य सूची का विषय ही राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्र के बाद गौरव के बात है, तो इस पर कानून संसद बनाएगा। जैसे बिहार नेपाल में मैच होगा, नेपाल और बिहार खेल रहा है तो नेपाल वाला हरा देगा बिहार के, तो क्या कहे? खाली बिहार को हराए, कहे भारत को हरा दिए। गांव गांव में मैच होता है तो 11 प्लेयर हारता है, फलानवा गांव को हरा दिए, ठिकानवा गांव को हरा दिए, कहता है ना लोग, कहता है RCB को हरा दिए तो खाली विराट कोहली हारता है, MI को हरा दिए तो खाली रोहित शर्मा हारता है, हर सब कोई नहीं हारेगा। तो टीम के महत्व का हो गया, टीम के महत्व का होगा। उसी प्रकार से राष्ट्र के महत्व का होता है। तो अगर कोई विषय राष्ट्र के महत्व का हो और राज्य सूची में वो शामिल हो तो उस पर कानून संसद बनाती है। अनुच्छेद 249 ये कहता है। और ये कौन कहता है कि राज्य सूची का विषय है राष्ट्रीय महत्व का है? राज्यसभा पारित करता है कि जो राज्य सूची का विषय है ये राष्ट्रीय महत्व का है। संसद इस पर अस्थायी कानून बनाता है 1 वर्ष के लिए, लेकिन जैसे ही अगर वैलिडिटी समाप्त हो गया तो हर बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया ना? अब देखिए, संसद भवन कहाँ है? संसद भवन भारत का ये एक वृत्ताकार भवन है जिसका डिजाइन एडविन लुटियंस, खाली लुटियंस और हर्बर्ट बेकर का ही है, लुटियंस और हर्बर्ट बेकर किया है। आगे जाइए, ग्रेनाइट पत्थर के बना हुआ है। कोई बात नहीं है, त्रिभुजाकार हो गया नए का संसद भवन।
केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थितता मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सभा का सृजन का अधिकार है। कौन अनुच्छेद? पूरा पॉइंट लगाइए। भारत में वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अखंड भारत लेवल पर एक प्रकार का सर्विस है, जैसे लद्दाख का डीएम हो चाहे बिहार का डीएम हो, एक वैरायटी। अगर 56 का विभाग उसके पास है तो 56 का विभाग इसके पास। 56 आदमी का अगर लद्दाख वाला उल्टा लटका सकता है तो बिहार वाला 56 आदमी को उल्टी लटका सकता है। तो एक समान हर चीज व्यवस्था लागू है, तो अखंड भारत लेवल पर कहते हैं। जैसे शराबबंदी बिहार में लागू है, यूपी में लागू नहीं है, तो इसका मतलब अखिल भारतीय है ही। लेकिन वह अगर यूपी में भी आईएएस कैडर है, बिहार में भी आईएएस कैडर है, आईपीएस बिहार में भी, यूपी में भी, आईएफएस बिहार में भी, यूपी में भी, पूरे भारत में, तो अखंड भारत सर्विस है। अगर 3 गो के अतिरिक्त कोई चौथा अखंड भारतीय सर्विस शुरू करना होगा तो कौन शुरू करता है? राज्यसभा। किसको पावर है? राज्यसभा को। कौन अनुच्छेद के तहत? 12 के तहत। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, नॉट फॉरेन। फॉरेन विदेश सेवा नहीं है, जंगल सेवा, वो ऐसे ही है, अखंड भारत लेवल पर नहीं है। नहीं है अखंड भारत, मतलब कि सिर्फ अखंड भारत में। आप श्रीलंका में भेज रहे हैं भारत के सेना को, तो अखंड भारत है, वो भारत के भाग है श्रीलंका। तब जब भारत के भाग नहीं तो अखंड भारत में कैसे कह देंगे? अखंड भारत माने पूरे भारत में, वो भारत से बाहर हो गया विदेश। अरे भाई, विदेश भारत से बाहर है कि भारत में? तो अखंड भारत होगा कभी? वो भारत के रहने से क्या होगा? आगे आइए। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या देखिए, उत्तर प्रदेश में कितना, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तेलंगाना में, झारखंड में, उत्तराखंड में, है ना। राजस्थान में 10, पंजाब में 7, मणिपुर 1, संघीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में 4, पुडुचेरी 1, दिल्ली 3। राज्यसभा के पहला उपसभापति कौन? एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल कितना सिफारिश का अधिकार है, सलाह देने का अधिकार है। मानने के लिए लोकसभा बाध्यकारी नहीं है, माने चाहे न माने, जबरदस्ती नहीं। इसके लिए राज्यसभा को कितने दिन का समय मिलता है? मात्र 14 दिन का। यदि इस समय में विधेयक को वापस नहीं होता तो मान लिया जाता है कि पारित हो गया। धन विधेयक राज्यसभा के पास भेजा लोकसभा, 14 दिन के भीतर अगर नहीं अनुमोदन किया तो मान लिया जाता है कि अनुमोदन हो गया, है ना। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकता है, बस खाली सलाह दे सकता है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम कितनी बार? 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। 2 सत्र के बीच अधिकतम अवधि कितना होना चाहिए? 6 माह। राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक हो, अगला सत्र के पहला बैठक के अधिकतम अवधि कितना होना चाहिए? 6 माह। यानी वर्ष में कम से कम कितना बार होना चाहिए? 2 बार। राज्यसभा का पहली बार गठन डेट के साथ 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा में प्रतिनिधि नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में नहीं है। लोकसभा संरचना कौन अनुच्छेद में? लोकसभा का 81 में। बस फटाक समझाया हुआ खाली। लोकसभा का संरचना कौन अनुच्छेद में है? 81 में। लोकसभा को कहते हैं प्रथम सदन, अस्थायी सदन, युवाओं का सदन, है ना। लोकसभा संसद का पहला या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व कौन करता है? अध्यक्ष होता है। लोकसभा का सभापति लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपना पहला बैठक, जब पहला बैठक 18वीं लोकसभा का चुनाव जीत के गया होगा तो पहला बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने में से 2 गो सदस्य को, एगो के अध्यक्ष और एगो के उपाध्यक्ष चुन लेता है। कौन अनुच्छेद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष है? जैसे 18वां लोकसभा 2024 में चुनाव जीत के गया होगा, पहला बैठक हुआ, पहला बैठक के दिन अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? तो सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? तो जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है, जो ज्यादा बार चुनाव जीत करके आया है। अगर सबको ही बराबर चुनाव जीत के आए हैं तो फिर बुजुर्ग आदमी को, सबसे सीनियर को क्या करता है? तो प्रोटेम स्पीकर चुनता है।
पहला बैठक के दिन अध्यक्षता वही करता है। और पहले बैठक से जब तक ये अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो गया अपने में से, तब तक अध्यक्षता वही करेगा। कौन? प्रोटेम स्पीकर। तो पहला विधानसभा में भी वैसा ही होता है। विधानसभा का चुनाव होता है, पहला बैठक के दिन अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है विधानसभा में। यहाँ प्रोटेम स्पीकर को विधानसभा में कौन नियुक्त करता है? तो यहाँ राज्यपाल करता है। और वहाँ कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो पहला बैठक के दिन अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। सभी सदस्यों को शपथ दिला देता है। सब सदस्य में से एगो अध्यक्ष कैंडिडेट चुना जाएगा, एगो उपाध्यक्ष। कईयों कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। ज्यादा वोट मिला अध्यक्ष को, अध्यक्ष बन गया। जो उपाध्यक्ष का वोट मिला उपाध्यक्ष बन गया। कौन अनुच्छेद के तहत? फिर कभी भी लोकसभा का बैठक होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, उपाध्यक्ष से उपाध्यक्षता करेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना तय किया गया था? 500। अभी इसके सदस्यों की संख्या अधिकतम कितना है? अधिकतम 550 हो सकता है। अधिकतम 550 में से बात करें तो 530 को जो 28 राज्य है ना, वहां से चुना सकता है। और 20 को जो 8 को संघीय संशासित प्रदेश है वहां से चुना सकता है अधिकतम। तो 530 + 20 550। वर्तमान में भी कितने सदस्य लोकसभा में? 543 है। 543 में से 524 को जो है ना 28 राज्य से चुन के आया है। कहाँ से आया है? 28 राज्य से चुन के आया है। और 19 को सदस्य 8 को संशासित प्रदेश से आया है। तो 524 + 19 543, यही ना। बॉक्स में देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में आकर के बोले, आइजनहावर पहली बार आए वो बोले, एक हो गया। बराक ओबामा 2010 में आए वो बोले, दुइयों गो के खाली आए वो बोले। जो नहीं बोले उसको हम लोग क्यों टिक लगाएंगे? कुछ ना। 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब? 104वां संशोधन हुआ 2019 में, लेकिन अधिनियम कब बना है? 2000 लोकसभा और राज्य के विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। चर्चा किया है ना। अब देखिए, नया परिसीमन के बाद देखिए होता क्या था कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन क्या होता है? तो जनगणना हो गया तो जनसंख्या बढ़ भी सकता है, तो अतिरिक्त लोकसभा का गठन किया जा सकता है। किसी को तोड़ जोड़ करके इसमें से उसमें उसमें किया जा सकता है। तो हर जनगणना के बाद परिसीमन होता था। हुआ कि भाई हर बार परिसीमन होगा, परिसीमन पर रोक लगा दिया जाए। रोक लगा दिया गया, फिर भी सबसे नवीनतम जो परिसीमन हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है। तो नए परिसीमन के बाद लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए माने एससी के लिए 84 रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 रिजर्व सीट है। SC ST रिजर्वेशन कौन अनुच्छेद में? लोकसभा में 330 के तहत रिजर्वेशन दिया गया। 84 और कितना? 47। आगे आ जाइए। 2001 में नया सबसे परिसीमन कब हुआ? 2001 में। 2001 में संसद द्वारा पारित 84वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा, यानी 84वां संशोधन 2001, कहा कि लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या कब तक कितना रहेगा? 2026 तक इतना ही रखने का प्रावधान किया गया। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जानते हैं आप? सांसद कैसे चुनाव होता है? वयस्क मताधिकार। कितने वर्ष के लोग चुनते हैं? 18 वर्ष। पहले था 21 साल। तो 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ है कब? 1989 में। मतदाता को उम्र कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, यानी 18 साल को वयस्क माना गया। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है? बाहरी दिल्ली है। और लोकसभा क्षेत्र सबसे अधिक मतदाता वाला बाहरी दिल्ली। और सबसे कम मतदाता वाला यानी जनसंख्या में सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? लद्दाख। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक दिल्ली। लोकसभा क्षेत्र का नाम है चांदनी चौक। अरे भाई लोकसभा बहुत कम बच रहा है, ज्यादा थोड़े बच रहा है। शुरू हुआ था कि लोकसभा में 10 साल के लिए रिजर्वेशन दीजिए SC ST का, बाद में फिर बढ़ाता मिलते गया। लोकसभा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए और राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कौन अनुच्छेद में लोकसभा में SC ST है? अब विधानसभा में यह प्रावधान स्टार्टिंग में 10 वर्ष के लिए लागू हुआ था, किंतु संविधान संशोधन कर करके 10 साल के लिए बढ़ाते चले गए। वर्तमान में 104वें संशोधन हुआ था ना 19 में। 334 अनुच्छेद संशोधन कर करके कहा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए रिजर्वेशन कब तक रहेगा? 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। आगे 2030 में बढ़ाया जाएगा कि क्या होगा वो डिपेंड करता है। बस थोड़ा सा तो लोकसभा बच ही रहा है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, ये पढ़े की चीज है। कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष। इससे अधिक हो कम से कम 25, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। कहेगा संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र कोई सीमा नहीं है। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वो पागल भी नहीं हो, दिवालिया भी नहीं हो। पागल माने कि दिमाग खराब नहीं हुआ हो,
दिवालिया माने विजय माल्या की तरह पैसा लेकर नहीं भागा, बैंक करप्ट नहीं हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, कौन अनुच्छेद कहता है? 75 के 3। क्लियर है ना? अब प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति क्या करता है? लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा का कार्यकाल में वृद्धि कर सकता है। जैसे मतलब क्या हो गया सर? जैसे देश में अगर आपातकाल लगा है तो उस समय चुनाव होगा जी, देश में आपातकाल चुनाव होगा तो क्या करता है? कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जो एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष से ज्यादा नहीं एक बार में बढ़ा सकता। ऐसा नहीं कि एक बार बढ़ा दो 5 साल के लिए, नहीं। आपातकाल जैसी उद्घोषणा समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने की स्थिति में किसी भी दशा में 6 महीने से ज्यादा समय तक वो बढ़ा हुआ कार्यकाल नहीं रहना चाहिए। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल कितना 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इसका मतलब 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का नहीं, कितना साल का रहा था? 6 साल का रहा था। कोई दिक्कत? रखा जाए इतना है। इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।